दोस्तों, जो भी हम मूवी देखते हैं, पिक्चरें बनती हैं, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं। लेकिन कई लोग उस मूवी या उस सीरीज को देखकर कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं कि जिसका हम कभी सपने में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक माँ रोज अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल खाना लेकर जाती है क्योंकि उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन वो बच्चा था कि अपनी माँ का बनाया हुआ खाना खा ही नहीं रहा था। माँ को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर बात क्या है। मेरे बेटे को तो मेरे हाथ का बनाया हुआ ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए ही ना। बेटे का एक तरफ जहाँ इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी परेशान माँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है। कंप्लेन करने में लगती है कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ चल रही है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये माँ बोल क्या रही है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो माँ थी कि अपनी जिद पर अड़ी थी। आखिर सवाल उसके बेटे का था। और इस तरीके से जब खोजबीन शुरू होती है तो जो सच्चाई सामने निकल कर आती है, सच में हैरान कर देने वाली थी। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान एक मूवी को देखकर इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस कमी को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है तमिलनाडु की। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि लव मैरिज किया था, जिसका नाम सुधांकर रेड्डी था। 2015 में हंसी खुशी उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन दोनों को दो बेटे बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा होता है। परिवार हंसी खुशी चल रहा था। जहां पर सुधांकर रेड्डी एक प्राइवेट जॉब में था, वहीं पर जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, वो एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब करती थी। समय गुजर रहा था, लेकिन कुछ ही सालों बाद अचानक से जो वाइफ होती है, उसके पीठ में बहुत दर्द होने लगता है और पीठ दर्द के कारण ना तो वो घर का काम अच्छे से कर पा रही थी और ना ही हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभा पा रही थी। तभी जो ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर थे, जिनके साथ वो काम करती थी, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम छुट्टी लो, रेस्ट करो, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो इस तरीके से यहाँ आकर बैठा मत करो। तो कहती है, साहब मैं क्या करूँ, मैं ड्यूटी तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरी पीठ में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और तभी डॉक्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुम पीठ दर्द से परेशान हो तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजेश है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तुम जाकर उसको दिखा दो, वो जरूर कोई ना कोई इलाज बता ही देगा। नर्स कहती है ठीक है साहब, और इस तरीके से वो फिजियोथेरिस्ट थेरेपिस्ट राजेश का एड्रेस लेती है और उसके क्लिनिक पर जाती है, उसको दिखाती है। डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारा फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा दर्द। अब उसका इलाज शुरू होता है। अब इलाज के लिए उसे कुछ दिनों तक लगातार डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट थी और आपको भी पता है कि एक दिन में ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। उसका इलाज चल रहा था, नर्स रोज क्लिनिक जाती थी, लेकिन इसी बीच फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर राजेश होता है, उसके साथ उस औरत का अफेयर शुरू हो जाता है, उसको उससे प्यार हो जाता है। यानी कि एक तरफ जो औरत ने पहला प्यार सुधांकर रेड्डी से किया था, जिससे वो शादी कर चुकी थी, उसके दो बच्चे थे, उसको दूसरी बार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से प्यार हो जाता है। अब दोनों वहीं पर उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। नर्स का जो पीठ का दर्द था वो तो काफी समय पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन इस बात की जानकारी वो अपने पति को कभी नहीं लगने देती, क्योंकि उसको यही लगता था कि अगर उसने ये बता दिया कि वो ठीक हो चुकी है तो वो क्लिनिक नहीं जा पाएगी अपने प्रेमी से मिलने, क्योंकि अभी इनकी दोस्ती
दोस्ती तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। अब वो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट कराने नहीं बल्कि अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाती थी। वो दोनों साथ में समय बिताने के लिए जाते थे। वक्त बीतता जाता है और ऐसे करके लगभग 2 साल का समय निकल जाता है। 2 साल के वक्त में कभी नर्स जो थी वो राजेश के क्लिनिक चली जाती थी और कभी उसका पति जब घर में नहीं रहता था तो वो राजेश को मौका पाकर वहीं बुला लेती थी और उसके बाद वो दोनों मनचाहा समय व्यतीत करते थे। यही सब चल ही रहा था कि एक दिन जब वो अपने प्रेमी राजेश को अपने घर पर बुलाई हुई थी, तभी पति बाहर गया हुआ था। वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी अचानक से उसका पति घर वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ इस स्थिति में देख लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और उसके बाद वो बहुत गुस्सा भी करता है, बहुत डांटता फटकारता है, लेकिन साथ ही क्योंकि उसने लव मैरिज की थी उसको समाज का भी डर था। उसे ये लग रहा था कि अगर ये बात सबके सामने आई तो उसकी कितनी बदनामी होगी, सब लोग उसे कितना सुनाएंगे कि तूने तो लव मैरिज की थी। और शायद इसी वजह से वो अपनी पत्नी को कहता है कि जो हुआ सो हुआ, उसे तुम भूल जाओ और तुम जो भी ये कर रही हो उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं जैसे अभी तक गुजारते आए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुधाकर रेड्डी बिना पत्नी के माफी मांगे अपनी पत्नी को माफ कर देता है और एक नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए उसे कहता है। लेकिन जहां एक तरफ पति को अपना रिश्ता बचाना था, वहीं दूसरी तरफ पत्नी को सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेमी राजेश दिखाई दे रहा था और वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि उससे कैसे अपने प्रेमी से मिलना है और कैसे उसके साथ वक्त गुजारना है। समय चलता रहता है। तभी एक दिन वो एक मूवी देख रही थी। साउथ की कोई मूवी थी जिसमें एक ही कैरेक्टर को दो अलग-अलग रूपों में दिखाया गया था। आधा कैरेक्टर में अलग रूप होता है और आधे कैरेक्टर में अलग रूप होता है, क्योंकि हीरो का फेस जल गया था और उसको प्लास्टिक सर्जरी करके दूसरा फेस दे दिया गया था। अब वो उस मूवी को देख रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और उस वो मूवी को लगभग 5 से 6 बार देखती है और उसे देखने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका प्रेमी था राजेश, उसको भेजती है और उसको बोलती है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो और ये ऐसा हम भी कर सकते हैं। अब उसका प्रेमी भी उस पिक्चर को देखता है कई बार और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान तैयार करते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि मेरे पति जो सुधांकर रेड्डी है पहले उसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद तुम्हें सुधांकर रेड्डी का चेहरा देकर अपना पति बनाकर मैं अपने घर में हमेशा के लिए रख लूंगी और हम मनचाही जिंदगी जिएंगे। इससे समाज में ना तो हमारी बदनामी होगी और ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। और इसी का प्लान तैयार करके एक दिन जब सुधांकर रेड्डी सुबह 7 साढ़े 7 बजे सोकर उठा, तभी उसे एक नशीला इंजेक्शन दे दिया गया और जिसकी वजह से वो अपना होश संभालने की स्थिति में नहीं था, लड़खड़ा रहा था। तभी जो पत्नी होती है उसके सिर पर एक जोरदार हमला करती है किसी भारी चीज से और सुधांकर रेड्डी वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसका प्रेमी राजेश मिलकर सुधांकर रेड्डी की बॉडी को ले जाकर कहीं दूर जंगली एरिया में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं, यानी कि उसको जला देते हैं। यहाँ तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, सब ठीक था, किसी को किसी बात की कोई भनक तक नहीं थी। अब तैयार करते हैं आगे का प्लान। हैदराबाद का एक फेमस हॉस्पिटल था जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होती थी। पहले वहाँ जाकर वो एक डॉक्टर से बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का चेहरा बुरी तरीके से जल जाए तो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ उनको सजेस्ट किया जाता है कि उसको प्लास्टिक सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं और इस तरीके से जो उसका प्रेमी होता है राजेश, उसके चेहरे को कई अलग जगह पर जलाया जाता है क्योंकि वो भी अपने प्रेमी के लिए इतना दर्द सहने की कंडीशन में था। उसको फेस पे
कई जगह ऐसे घाव दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ जाए और उसको उसके पति सुधांशु रेड्डी का चेहरा दे दिया जाए, और ऐसा करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जो सुधांशु रेड्डी का परिवार होता है, माता पिता होते हैं, उनको बताया जाता है कि कुछ काम करते हुए जो सुधाकर रेड्डी है उसके चेहरे पे तेजाब गिर गया है और वो बुरी तरीके से जल चुका है, और उसके लिए हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। माँ आती है। माँ अभी तक लगभग 6 दिन हो चुके थे उस बच्चे को एडमिट किए हुए। माँ ने लगभग 6 लाख रुपए भी जमा कर चुकी थी, क्योंकि इलाज काफी महंगा था, फेमस हॉस्पिटल था, प्लास्टिक सर्जरी जैसा केस था। लेकिन एक दिन माँ अपने बेटे के लिए चिकन सूप बनाकर लाती है, जो कि उसके बेटे का फेवरेट था। चिकन सूप हेल्दी भी होता है, शायद बॉडी रिकवरी करने में उसको हेल्प मिलती, और इसीलिए डॉक्टर ने भी उसे परमिशन दी थी। जब चिकन सूप बनाकर लाती है और अपने बेटे को खिलाने की कोशिश करती है, तो उसका बेटा साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं चिकन सूप नहीं खा सकता, मैं तो चिकन खाता ही नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। और ये सुनकर माँ को यकीन नहीं होता कि जो चिकन सूप खाकर मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, वो चिकन सूप को कैसे मना कर सकता है। और साथ ही उसकी वो बॉडी को देखती है, क्योंकि उसने शरीर पर से बनियान पहन रखी थी। और उसके बाद माँ को कुछ शक होता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और जब पुलिस स्टेशन जाकर वो बताती है कि वो मेरा बेटा है ही नहीं, तो मेरी बहू से बात करो, उसे जरूर कुछ पता होगा। और जब माँ की पहली बात पर तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, पुलिस को लग रहा था कि माँ भावनाओं में बहकर ऐसा बोल रही है, लेकिन माँ थी कि अपनी जिद पर अड़ी थी कि जब तक आप लोग मेरी बहू से बात नहीं करोगे, मैं थाने से जाऊंगी ही नहीं। और तब पुलिस इस केस को गंभीरता से लेती है और बहू के पास जाकर सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाकर बहू ये सब कुछ अपने मुंह से कबूल करती है। हालांकि जब उसके प्रेमी से भी पूछा जाता है, तो वो कहता है कि मेरा प्लान तो था ही नहीं मर्डर का, मैंने तो इसको बोला था कि तुम अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो, हम कहीं दूसरे शहर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन ये प्लान इसी का था कि पहले पति को मार देते हैं और पति का चेहरा तुम्हें दे देते हैं, और इसके बाद ना तो किसी को पता चलेगा और हम साथ में आराम से अपनी एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको भी शायद यकीन नहीं होगा कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अपना प्यार अपने पति के रूप में मिलता है, लेकिन बावजूद इस पत्नी को अपने प्यार का कोई भी एहसास नहीं था, और उसको अधेड़ उम्र में वापस से प्यार होता है, और उसी प्रेमी के कारण वो अपने पति की हत्या कर देती है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वही एक सवाल कि बच्चों का क्या कसूर, बच्चों का क्या होगा, बिन माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसे होगी। हालांकि ससुराल पक्ष ने तो बच्चे लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनके अंदर इतना आक्रोश था कि पता नहीं ये किसके बच्चे होंगे। तब जाकर जो नर्स होती है, उसके पिता जो होते हैं, वो बच्चों का भरण पोषण करते हैं, और वो दोनों प्रेमी प्रेमिका सलाखों के पीछे हैं। अब उनको क्या सजा मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यही एक समझने की चीज आई सामने फिर से कि एक अवैध संबंध, एक नाजायज रिश्ता फिर से पूरे एक परिवार को तबाह कर दिया। वहीं एक बेटा जिसकी मौत हो चुकी थी और माँ को पता तक नहीं चला। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है, साथ ही इस दुनिया में हो रहे क्राइम से अपडेट करना है, जिससे आप कुछ सतर्क रह सके, कुछ आप सावधान रह सके। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।